इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं उनकी हम बात कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, देखो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान से इनको याद रखना। जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि इनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। ठीक है, कौन से टाइप की वेव्स हैं ये, ट्रांसवर्स वेव है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर इनको एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करवाया जाए तो इनकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है, ये यूज करके आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होंगी तो उस मीडियम के अंदर उनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम रहेगी और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/√μ × एप्सिलॉन। ठीक है, आया समझ में। यहां पे आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर सी तो कांस्टेंट होता है फिर ये चेंज कैसे हो रहा है। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो म्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। इसमें म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर निकल के आएगा, इसलिए मैंने उसको सी लिखा है। जैसे आप मीडियम चेंज करोगे ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी और इन दोनों के चेंज होने से ये जो वैल्यू है ये चेंज होगी और अब जो स्पीड आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ से कम आएगी। तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि जो v है वो हमेशा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। किसी भी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो वैक्यूम से तो कम ही आएगी, ज्यादा कभी नहीं आएगी। मैक्सिमम स्पीड जो होती है ना वो वैक्यूम के अंदर ही होती है लाइट की। तीसरी प्रॉपर्टी है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका मोमेंटम कैलकुलेट करना हो या उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ और उनका जो मोमेंटम होगा उसके अंदर रिलेशन क्या होगा, लैम्डा = h/p। ये फॉर्मूला यूज करके, p का मतलब है मोमेंटम, ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है या फिर उसका जो मोमेंटम है उनके बीच में रिलेशन लिख सकते हो। h का मतलब है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो ये है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यूज का रेशियो लिया जाए E0 और B0। E0 का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B0 का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनका रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। E0/B0 किसके बराबर होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी हम इसको यूज कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एयर तो चलो एक मीडियम हो गया, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। अब जैसे कुछ इस टाइप की वेव्स होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जैसे पानी के अंदर बनने वाली वेव, उनके लिए पानी होना जरूरी है। भाई एक पानी का तालाब, उसमें पत्थर डालो एक वेव बनेगी, तो उसके लिए पानी होना चाहिए ना। खाली तालाब है मतलब पानी है ही नहीं, उसमें पत्थर डालो वेव बनेगी क्या, नहीं। तो वेव बनने के लिए क्या जरूरी है, पानी होना जरूरी है। एक रस्सी में बनने वाली वेव तो उसके लिए रस्सी होना जरूरी है। इनको बोलते हैं मैटर वेव्स। ठीक है, तो ये कौन सी वेव्स है, ये नॉन मैटर वेव्स हैं, मतलब इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मैटर की या मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन पे चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होने से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चार्ज होता तो जैसे ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करती या किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती।
उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्योर एनर्जी की वेव्स होती हैं, इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी यही है, कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज दीज आर अनचार्ज। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका टाइम पीरियड और उनकी जो वेवलेंथ होगी, ये सब सेम रहेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ले लो आप, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ सेम रहेंगे। मतलब जितना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइकिल कंप्लीट करने में लगेगा, चेंज होने में लगेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को भी लगेगा। दोनों का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है और दोनों की वेवलेंथ भी सेम है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है ना, यहां से यहां तक की, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो दोनों के लिए कॉमन है, देख लो डायग्राम के अंदर। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो टाइम पीरियड है वो सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साइन वेव की तरह चेंज हो रहा है। जैसे एक साइन वेव फॉर्म चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा है। तो इसको एक साइन वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है E इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है यहाँ पे? सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाई लगा देंगे, जो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस के अलोंग है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा यहाँ पे बीच में? अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो बीच में माइनस आएगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो बीच में प्लस आएगा। उल्टा है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तब तो बीच में माइनस लेना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बीच में प्लस लेना है। और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो बी छोटा जेड लगा के इसको लिखा जाएगा। इसकी भी इक्वेशन सेम टाइप की सी रहेगी, इसको लिखा जाएगा बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। देखो ये जो साइन फंक्शन है ये दोनों में सेम आएगा, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो सेम है। यहाँ पे जो ओमेगा में लिख रहा हूँ ये क्या चीज है? ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई बाई टी। ये ओमेगा का मतलब है। टी मतलब टाइम पीरियड, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ये न्यू का सिंबल है वी के जैसा, इसको न्यू बोलते हैं। और ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। और के क्या है यहाँ पे? तो के को हम बोलते हैं वेव नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा के बराबर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इस इक्वेशन के अंदर ई नोट और बी नोट का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? इतनी जा रही है भाई, तो इसको ई नोट बोल दो। और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या बोल देंगे? बी नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को ई नोट बोला और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बी नोट बोल दिया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना ही। ठीक है, फिर एट थी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, ये प्योर एनर्जी की वेव होती है, एक तरह से प्योर एनर्जी से बनी होती है। तो इनके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। यानी कि एक टाइप की एनर्जी तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, और इन दोनों को मिला के टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, अगर आप उसकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, यू से डिनोट कर रहा हूं इसको मैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम उनके पास कितनी एनर्जी है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी उनके अंदर है, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी।
तो मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी का सम होगी, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर भी होती हैं, कितनी होती है वो लिख देते हैं पहले। तो देखो यू ई का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और यू ई और यू बी हमेशा बराबर होंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी मैग्नीट्यूड में बराबर आएगी। एनर्जी डेंसिटी है वैसे ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो टोटल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर ही है। तो यू बी को आप यू ई लिख दो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू ई, या फिर 2 टाइम्स ऑफ यू बी भी इसको आप लिख सकते हो, दोनों बराबर ही है ना हमेशा, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं अपन। अच्छा, ये जो ई लिखा है और जो बी लिखा है उसका मीनिंग क्या है? तो ई को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सिंपल ई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई √2। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का जो 1/√2 टाइम्स वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? बी नॉट बाई √2। मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स जो वैल्यू निकल के आएगी उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। आया समझ में? ठीक है, सारे पॉइंट समझ में आए क्या? अच्छे से देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताओ। चलो आगे। इसके बाद में है फिर पॉइंटिंग वेक्टर। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज का एक पार्ट आप समझ सकते हो। जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी का मतलब आपको पता है क्या? इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे कोई भी सरफेस है सपोज करो, और उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस सरफेस के ऊपर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है एक तरह से। मान लो कि ये जो सरफेस एरिया ये है ए के बराबर, और इस सरफेस एरिया के ऊपर टी टाइम के अंदर टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको मैं यू लिख देता हूं। यू यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना यू यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी जो इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। टी टाइम के अंदर जो टोटल एनर्जी सरफेस के ऊपर गिरी वो है यू के बराबर। ए का मतलब क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इस सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रही है, उसी का नाम क्या होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी इंसिडेंट और रेडिएटेड। अगर कोई गर्म चीज है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, तो उसके लिए भी सेम डेफिनेशन बनती है, एनर्जी इंसिडेंट और रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रही है या फिर रेडिएट हो रही है, उसी का दूसरा नाम क्या है? इंटेंसिटी। आया समझ में? एक एग्जांपल दिया ना, जैसे टी टाइम में टोटल एनर्जी यू इंसिडेंट हुई ए एरिया वाली किसी सरफेस के ऊपर, तो ये जो रेडिएशन आ रहे हैं इनकी इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे यू अपॉन ए इंटू टी। ये फॉर्मूला यूज करके आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो एनर्जी, एरिया और टाइम की टर्म्स में है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मेनली आपको दो चीजें पता होती हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसकी आरएमएस वैल्यू पता हो सकती है, या उनकी मैक्सिमम वैल्यूज पता हो सकती है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। इसको हम एस के सिंबल से डिनोट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को, और इसका फॉर्मूला होता है 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी। यहाँ पे ई और बी का मतलब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यूज। ई का मतलब है ई नॉट बाई √2 और बी का मतलब क्या है? बी नॉट बाई √2। तो ये जो ई और बी है इनको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये एस है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। और ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटेंसिटी को। आया समझ में? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात करी कि E की वैल्यू E नॉट बाई √2 है, B की वैल्यू B नॉट बाई √2 है, तो आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को लिख के बता रहा हूं, S वेक्टर
इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, बराबर 1/μ0 इंटू ई की वैल्यू लिख देते हैं a0/√2 और b की वैल्यू लिख देते हैं b0/√2। और इनके बीच में एंगल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो जब आप ई क्रॉस बी को ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा भी तो आएगा साथ में, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो साइन 90 कितना बन जाएगा 1, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। तो आंसर आएगा सॉल्व करने पे 1 ये √2 बन जाएगा, तो 2μ0 इंटू ऊपर आएगा E0 इंटू B0। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही फॉर्मूला चाहिए तो आपको पता है कि जो E0 और B0 का रेशियो होता है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन यूज करके आप इस फॉर्मूले को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और बोला कि बताओ पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा या फिर इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या करो, बी को हटाने के लिए B0 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E0/c लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला यूज करके थोड़ा सॉल्व कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। और इसी से मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी डायरेक्शन क्या होती है। देखो इस पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर क्या आ रहा है, E क्रॉस बी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी है वो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, बाकी उनकी डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए E क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको देखनी है। जो E क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कंसिडर की जाती है, इसी के हिसाब से बताते हैं वो, ठीक है। जब भी डायरेक्शन पता करनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो क्या चेक करोगे, E क्रॉस बी की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, उसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी डायरेक्शन आएगी वही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर मोमेंटम एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद ईएम वेव। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब वो ट्रेवल करती हैं तो उनके साथ कुछ मोमेंटम भी एसोसिएटेड होता है, और जब वो किसी सरफेस पे जाके टकराती हैं तो वहां पे कुछ प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। तो हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, एक तो ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे या कितना इनका मोमेंटम होगा, और दूसरी चीज कितना प्रेशर ही अप्लाई करेंगे जब किसी भी सरफेस पे जाके ये इंसिडेंट होती है। तो पहले मैं आपको मोमेंटम के लिए बता रहा हूं, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अगर वो किसी भी एब्जॉर्बिंग सरफेस पे जाके टकरा रही है, एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब ये है कि सरफेस पे ये गिरी और टकरा के पूरी एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट होके कुछ भी नहीं आया, तो ये हो गया कौन सी सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस। कौन सी सरफेस है ये, एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है U/c। U मतलब एनर्जी डेंसिटी, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। U का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और C तो आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, ऐसी कोई सरफेस हो सकती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, उस टाइप की कोई सरफेस हो सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर चली गई, तो ये कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट हो रही है तो इनका जो मोमेंटम है, जो ये मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे सरफेस को, वो डबल हो जाएगा, 2U/c इसका फॉर्मूला होता है। एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला होगा, जो सरफेस को ट्रांसफर किया जाएगा वो होगा U/c, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होगा 2U/c, डबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए तो U/c, U मतलब एनर्जी डेंसिटी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2U/c। सीधे फॉर्मूले याद करने हैं, डेरिवेशंस वगैरह नहीं है अपने सिलेबस में, ये याद रखना। दूसरा जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं वो है रेडिएशन प्रेशर के लिए। रेडिएशन प्रेशर, जो रेडिएशन प्रेशर है अगेन दो टाइप की सरफेस के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो रेडिएशन प्रेशर है इसको कैपिटल P से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये तो होगा स्मॉल p। मोमेंटम के लिए स्मॉल p का सिंबल हम यूज करते हैं, और रेडिएशन प्रेशर के लिए हम
कैपिटल P का सिंबल यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा I/C। I मतलब क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या करोगे, किसी भी एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके लिए रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो कि रेडिएशन जब उस सरफेस पे गिरे होंगे तो कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया होगा। ठीक है, और दूसरी कौन सी सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, टकरा के चली जाएंगी, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा रेडिएशन प्रेशर का P इक्वल टू 2I/C, डबल कर दो बस। ठीक है, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है ना उसका डबल कर दो तो आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला। दोनों समझ में आ गए क्या, याद कर लेना। मोमेंटम का तो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू U/C और रेडिएशन प्रेशर का होगा P इक्वल टू I/C। U की जगह I आ गया बस। I मतलब इंटेंसिटी और U का मतलब है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इनका डबल कर देना। आया क्लियर एकदम। क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 sin 0.5 into 10⁻3x plus 1.5 into 10⁻11t टेस्ला। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी आपको वेवलेंथ भी बतानी है और फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। दूसरी चीज पूछिए राइट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो यहां पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं अलग से। आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन जो कि है by इक्वल टू 2 into 10⁻⁻7 sin 0.5 into 10⁻3x plus 1.5 into 10⁻11t। ठीक है, ये आपको दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, अगर मैं इस इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन से कंपेयर करूं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता है, तो इक्वेशन होती है by इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस kx। अब एक चीज नोटिस करो, B नोट की जगह यहां पे क्या आ गया, B नोट की जगह आ गया 2 into 10⁻⁻7। इसका मतलब ये B नोट की वैल्यू है। B नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 into 10⁻⁻7। ओमेगा कितना है देख के बताओ, ओमेगा कितना है, तो t का जो मल्टीपल है वो होता है ओमेगा। यहाँ पे t का मल्टीपल कितना है, 1.5 into 10⁻11। और k की वैल्यू क्या है, तो k होता है x का मल्टीपल, तो k की वैल्यू गिवन है 0.5 into 10⁻3। ये आपको ओमेगा की वैल्यू पता चल गई और k की वैल्यू पता चल गई। अब आपको पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाले फॉर्मूले में आती है। पहली चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो बताओ न्यू इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना, 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इससे क्या निकल के आएगा अपने पास, फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज के अंदर होगी। ठीक है, दूसरी चीज पूछिए वेवलेंथ, तो k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो इससे लैम्डा क्या आएगा, 2 पाई बाई k, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 2 पाई तो 2 पाई रहने दो और k की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। k की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻3। 0.5 का मतलब है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 4 पाई इंटू 10⁻³ मीटर। जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ है वो मीटर में आएगी, तो ये अपना आंसर हो गया। तीसरी चीज पूछिए राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये बनेगी E इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, y एक्सिस के लॉन्ग है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब x एक्सिस या माइनस x एक्सिस के लॉन्ग ये ट्रेवल कर रही होगी। तो कौन सी डायरेक्शन बची, z एक्सिस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होना चाहिए, z एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा z लगा देंगे, इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी प्लस kx। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है उसमें साइन फंक्शन की वैल्यू सेम होती है दोनों के लिए, साइन फंक्शन तो सेम ही रहेगा। बस आपको E नोट कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू यहां पुट करनी है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। अब E नोट और B नोट में क्या रिलेशन होता है, E नोट और B नोट में क्या रिलेशन होता है, E नोट अपॉन B नोट इक्वल टू C।
तो बताओ ई नोट इक्वल टू क्या आएगा, सी इंटू बी नोट। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸ और बी नोट दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। सॉल्व करोगे तो ई नोट कितना आएगा, ये आएगा 60 के बराबर, 60 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई जेड इक्वल टू ई नोट की वैल्यू है 60 साइन, और ये जो साइन फंक्शन है इसकी वैल्यू तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों में सेम होती है, तो ये एज इट इज छाप दो यहाँ पे, साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t। ठीक है, ये हमने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो तीन चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, दूसरी चीज पूछी जा रही है कि वेवलेंथ कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और तीसरी चीज आपको पूछी जा रही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख के बताओ। तो ऐसे इजीली आप इक्वेशन लिख सकते हो, देख लो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, आसान है एकदम। चलो फिर आगे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस यूनिफॉर्मली, assuming electromagnetic emission to 50 watt, calculate at 3 meter from the bulb intensity, radiation pressure and magnitude of electric field and magnetic field। देखो ये बोल रहा है कि एक बल्ब है और वो चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है कुछ इस तरीके से, यूनिफॉर्मली मतलब चारों तरफ बराबर क्वांटिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये एमिट कर रहा है। बल्ब है तो ये लाइट को एमिट कर रहा होगा, और ये लाइट चारों तरफ बराबर इंटेंसिटी से या बराबर मैग्नीट्यूड से यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो रही है। अब इसकी जो पावर है वो आपको बता रखी है 50 वाट, पावर आपको दे रखी है कितनी, 50 वॉट के बराबर, और इससे 3 मीटर दूरी पे आपको पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे। बल्ब से कितनी दूरी पे पूछा जा रहा है, 3 मीटर डिस्टेंस पे। ये कोई पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, बल्ब से 3 मीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो यहां पे आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहले तो जो इंटेंसिटी है, इसने इंटेंसिटी पूछी है, तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी सरफेस पे अगर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है या कोई भी सरफेस अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, और ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है, जो एनर्जी इसने रेडिएट करी होगी डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को हम पावर भी बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। तो ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, पावर, एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, पावर अपॉन एरिया, ये भी आप लिख सकते हो। अब क्योंकि मुझे एक पॉइंट के ऊपर यहां पे इंटेंसिटी बतानी है कि कितनी होगी, तो एक काम करते हैं, ये जो बल्ब है ये एक पॉइंट पे तो एनर्जी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसमिट कर नहीं रहा है, ये तो चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। बल्ब है वो क्या कर रहा है, चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, चारों तरफ। तो आपको इस पॉइंट पे पूछा है, तो एक काम करते हैं, ये जो 3 मीटर डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए हम यहां पे एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्फेयर। बल्ब को सेंटर पे मानते हुए हमने 3 मीटर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज इमेजिन करो कि मान लो ये बल्ब इस स्फेयर के अंदर रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, एक बल्ब एक स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो बल्ब जितनी भी लाइट एमिट करेगा वो लाइट इस स्फेरिकल सरफेस की इनर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी। यानी कि जो सारी की सारी एनर्जी ये एमिट कर रहा होगा वो इतने इतने एरिया पे, जो इस स्फेयर का सरफेस एरिया होगा, इतने एरिया के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी। तो अब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। इंटेंसिटी बराबर होती है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम या फिर पावर अपॉन एरिया। पावर आपको बल्ब की दे रखी है कि ये कितनी रेडिएशन पर सेकंड कर पा रहा है, वो आपको पावर दे रखी है 50 वाट के बराबर। कितनी एनर्जी पर सेकंड ये एमिट कर रहा होगा वो इसकी पावर है, तो पावर डायरेक्टली गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया वो लेना है जिसके ऊपर वो पावर या वो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो वो सरफेस एरिया है इस स्फेयर का एरिया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, पावर है 50 वाट, और एरिया क्या होगा इसका, तो कोई भी स्फेयर हो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। r क्या लेना है यहाँ पे 3,
तो इससे क्या आ जाएगी अपने पास में, इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये आ गई इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इसको आप वाट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। पावर की यूनिट वाट और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गई इंटेंसिटी, सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर दूसरी चीज इसने पूछी है रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। अब रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर क्या फॉर्मूला बताया था। तो जो रेडिएशन प्रेशर है उसको मैं कैपिटल पी से यहां पे डिनोट कर रहा हूं। ये याद रखना है कि ये वाला सिंबल पी का पावर के लिए है इस फॉर्मूले में, और अभी मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए भी सेम ही सिंबल हमने यूज किया है। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए I बाई सी, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2I बाई सी होगा। जब तक बताया नहीं जाए कि सरफेस किस टाइप की है तब तक उसको एब्जॉर्बिंग सरफेस ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बताया नहीं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्बिंग सरफेस कंसिडर की जाएगी। और रेडिएशन प्रेशर अपने पास निकल के आएगा I बाई सी के बराबर। I की ये वैल्यू है यहाँ पे 50/4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, c से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। ये आ गया रेडिएशन प्रेशर। और तीसरी चीज इसने क्या पूछी है, तीसरी चीज पूछी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो याद करो मैंने पॉइंटिंग वेक्टर नाम की एक चीज बताई थी आपको। पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। और जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका फॉर्मूला होता है 1/μ0 इंटू ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के लिखेंगे तो ई बी साइन 90 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इसलिए सिंपल ए इंटू बी लिख देते हैं इधर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आई आपको पता है, μ0 की वैल्यू हमको पता होती है। अब ई और बी दो चीजें आपको पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अब एक ही इक्वेशन से आप दो चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन होगी, पहले इसको ए नोट और बी नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बराबर आएगा आई इक्वल टू, इसको मैंने आई से रिप्लेस कर दिया, पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इधर लिखेंगे 1/μ0, और ई की जगह क्या लिख देंगे, ई नोट बाई √2, क्योंकि ई और बी का मतलब यहां पे होता है आरएमएस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी नोट बाई √2 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो आई इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ये आएगा ई नोट इंटू बी नोट डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2μ0 आएगा। आया समझ में, ये अपने पास में आई की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि जो ई नोट और बी नोट है इसका रेशियो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए बताओ कि ई नोट को हमको क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे, सी इंटू बी नोट के बराबर। तो ये बन जाएगा सी इंटू बी नोट, ये मैंने किसकी जगह लिखा है, ई नोट की जगह, इंटू बी नोट ये वाला डिवाइडेड बाई 2μ0, ठीक है। अब इससे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये बी नोट स्क्वायर बनेगा, तो बी नोट स्क्वायर को इधर रखो और बाकी सब इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आई इंटू 2μ0 यानी कि 2μ0 आई, और सी अपॉन में चला जाएगा। और क्योंकि ये बी नोट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो बी नोट कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। ये आएगा 2μ0 आई डिवाइडेड बाई सी। आया समझ में कुछ। अब ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना पड़ेगा और इससे बी नोट आएगा, और जो भी बी नोट की वैल्यू आएगी फिर उसमें पुट करके आप ई नोट कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, पॉइंटिंग वेक्टर वाला जो फॉर्मूला है ना 1/μ0 ए इंटू बी ये लगा दिया। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को बताता है। अब इंटेंसिटी तो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। ई और बी में रिलेशन होता है ई नोट अपॉन बी नोट इक्वल टू सी, तो इसको यूज करने के लिए पहले इसको ई नोट और बी नोट के टर्म्स में लिख दो। ई को हम लिखेंगे ई नोट बाई √2 और बी को हम लिखेंगे बी नोट बाई √2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये √2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई नोट बी नोट अपॉन 2μ0। और फिर हमने क्या किया यहाँ पे, इस रिलेशन को यूज करते हुए ई नोट की जगह क्या लिख दिया, सी इंटू बी नोट। ये देखो सी इंटू बी नोट किसकी जगह लिखा गया है, ई नोट की जगह, तो क्या आएगा सी इंटू बी नोट डिवाइडेड बाई 2μ0। ये बी नोट स्क्वायर बन गया जो कि बराबर आएगा, ये उधर ले जाओ, तो 2μ0 इंटू आई
ठीक है, डिवाइडेड बाई सी, और फिर बी नोट आ गया इससे, और जो भी आएगा बी नोट की वैल्यू उसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो इससे ई नोट आ जाएगा बी नोट इंटू सी के बराबर। जो भी आएगा यहाँ से बी नोट की वैल्यू उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सी से, तो अपने पास आ जाएगा ई नोट। इधर लिख देता हूं इसको। लास्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पे, जो आप बी नोट वहां से कैलकुलेट करोगे वैल्यूज पुट करके, उसके बाद में ई नोट कैलकुलेट करना है, तो वो बराबर होगा बी नोट इंटू सी के। ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको यूज किया हमने, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो बाकी कैलकुलेशन है ये आपको खुद करनी है, इसको कंप्लीट कर लेना। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन छोड़ी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग, बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है इसमें, लिख लो इसको। चलो फिर आगे क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द ईएम वेव। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। जो ई और बी की डायरेक्शन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, उससे आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मानी जाएगी। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑलरेडी आपको बता दी कि जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को हम, जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको हम के केप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जब ई क्रॉस बी करें तो आंसर आना चाहिए के केप। अब के केप कब आता है, जब आप आई क्रॉस जे करते हो। के क्रॉस कब आएगा, जब आई क्रॉस जे किया जाएगा। आई केप किसकी डायरेक्शन बताएगा, तो पहले कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस, किधर होना चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जे केप के अलोंग होना चाहिए, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस होना चाहिए। आया समझ में, इस तरीके से आपको डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। आया समझ में। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है हमेशा ई क्रॉस बी के अलोंग। अब अगर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पहले ही बता दे, के केप बता दी इसने, जेड एक्सिस के अलोंग मतलब के केप, तो के केप तो तब आता है जब आई क्रॉस जे किया जाता है। आई मतलब फर्स्ट ये कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी एक्स एक्सिस के अलोंग। और सेकंड वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जे कैप किसके अलोंग होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, या मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, जे कैप के अलोंग, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। इस तरीके से आप मैच करवा लो फिर, ठीक है। आया समझ में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, wavelength of an electromagnetic wave is 10⁻⁻² meter, then find its frequency and equation of electric field in the EM wave। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है और साथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बतानी है। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी कितना 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना दे रखा है 10⁻⁻² मीटर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। तो ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ आपके पास है, फ्रीक्वेंसी अपने पास है, वेवलेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, लिख देते हैं इधर। वेवलेंथ कितनी दे रखी है 10⁻⁻² मीटर। तो आप ओमेगा भी पता कर सकते हो और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखते हैं उसमें जब के लिखते हैं तो वो के भी पता कर सकते हो। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू के बराबर। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻10। तो ये कितना आएगा ओमेगा, ये आएगा 6 पाई × 10⁻10 रेडियन पर सेकेंड। और जो के है उसकी वैल्यू क्या आएगी, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई × 10⁻² मीटर इनवर्स। ये जो के है ना इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। तो ये आ गया अपने पास में के। अब के भी है ओमेगा भी है, अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज और बतानी पड़ेगी अपन को कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसमें लास्ट में लिख लो बी नॉट इक्वल टू आपको दे रखा है 10⁻² टेस्ला। ये आपको बी नॉट दे रखा है। अब इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखवा रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी करना पड़ेगा। बी नॉट है 10⁻² और सी है 3 × 10⁻8।
तो बताओ ई नोट कितना आएगा, ये आएगा 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। ये तो आ गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेशन लिख सकते हो। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रखी तो रैंडमली हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेट द ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस मान लेते हैं। कोई भी एक्सिस ले सकते हो, अगर बता देता डायरेक्शन तो वही लेते। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वाई एक्सिस के अलोंग। उसका फॉर्मूला होगा ई वाई इक्वल टू ई नोट। अब ई नोट कितना है 3 इंटू 10⁻10 इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना निकाला था अभी 6 पाई इंटू 10⁻10 इंटू टी, और बीच में क्या आएगा माइनस। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बीच में माइनस आएगा। के एक्स, के की वैल्यू कितनी है नीचे लिख रहा हूं 2 पाई इंटू 10⁻2 इंटू एक्स। ये लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है।